नमस्ते भारत। बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 को देखते हुए जीके जीएस को क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। ये आपके इस एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही बीपीएससी टीचर, साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स देते हैं तो वहाँ भी आपके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होगा। हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी भाग से स्टार्ट किया है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उसका ये कलेक्शन का बुक है। हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ उसके जो भी ऑप्शन है, क्वेश्चन के ऑप्शन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन को भी पढ़ते चलें तो इससे होगा क्या कि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को जो है हम अच्छे से जो है कॉन्फिडेंट होकर के हम सही कर सकते हैं, जिससे कि हम और भी स्टूडेंट्स से जो है हम आगे आ सकते हैं इस कंपटीशन में। तो चलिए हम 71 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं। 71 क्या है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पता होना चाहिए कि गणपूर्ति क्या होता है। तो गणपूर्ति या कोरम दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। और गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं, तो कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इसे चलाने के लिए, यानी वो सदन की बैठक को बुलाया जा सके, आहूत किया जा सके, उसको कंटिन्यू किया जा सके, उसमें उसके लिए कितने सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए। तो इसे ही हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, तो जितना उस सदन का स्ट्रेंथ है उसका 1/10 सदस्य जो है उपस्थित होना चाहिए। कितना सदस्य, 1/10 सदस्य जो है उपस्थित होना चाहिए। जैसे यहाँ राज्यसभा से पूछ रहा है तो राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 250 है। तो 250 का 10वां भाग, 250 का 10वां भाग कितना होता है, 25 होगा। 25 होगा, यानी 25 सदस्य यदि राज्यसभा में उपस्थित हैं तो क्या होगा कि उस सदन को जो है कंटिन्यू किया जा सकता है। वहीं हम लोकसभा के मामले में देखें तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, 552 होता है। और इस 552 का अगर हम 10वां भाग देखें तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यदि लोकसभा में 55 सदस्य जो है, 55 सदस्य उपस्थित हैं तो लोकसभा को जो है कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे राज्यसभा पूछा है, तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कितना हो जाएगा, 25। आप 1/10 ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखेंगे कि 1/10वां भाग जो है कोरम के लिए या गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। और यह तय करने का काम कौन करता है, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष या उस समय उस सदन की जो भी अध्यक्षता कर रहे हों, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति या उस समय जो भी उस सदन की अध्यक्षता कर रहे हों, उनको यह कोरम या गणपूर्ति करने का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि पूछ रहा है क्या कि संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की प्राक्कलन समिति किस प्रकार की समिति है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। संसद की जो प्राक्कलन समिति है वो किस प्रकार की समिति है, तो ये अस्थाई समिति है। कैसे समिति है, ए नंबर आंसर हो जाएगा, अस्थाई समिति है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राक्कलन समिति क्या है और ये अस्थाई और अस्थाई समिति क्या होती है। तो संसद के कार्यों को, संसद में चूँकि बहुत सारे विधायी कार्य होते हैं, तो इन विधायी कार्यों को जो है एक तरह से सुगम बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की समिति का गठन किया जाता है। एक समिति होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है अस्थाई समिति। तो जो अस्थाई समिति होती है उसका गठन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है या फिर समयानुसार किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूटी के आधार पर जो है किया जाता है अस्थाई समिति का गठन। वहीं अस्थाई समिति का गठन जो है किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तब उस समिति को जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर हम अस्थाई समिति देखें तो अस्थाई समिति में कुछ प्रमुख समितियां आती हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा जो है बीपीएससी पूछता है, या कोई भी। तो एक है लोक लेखा समिति, एक आप याद रखेंगे लोक लेखा समिति, जिसको कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है प्राक्कलन समिति, जहाँ जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। और एक तीसरा है आपका सरकारी उपक्रम वाली समिति। तो ये 3 जो है मुख्यतः हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 3 को आप याद रखेंगे।
कुछ बेसिक फीचर को हम देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति में क्या होता है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा और प्राक्कलन समिति से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया है? तो इस लोक लेखा समिति का गठन जो है जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है 1921 में किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इस लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और इस 22 में से जो है 15 कहाँ से होते हैं? 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और इसके जो सदस्य हैं उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हालांकि इस लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उसमें कोई मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। और इस लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है इसके सदस्यों के बीच से ही, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और 1967 से, कब से? 1967 से ऐसी परंपरा बना दी गई है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो जो विपक्षी दल का जो नेता होगा, विपक्षी दल का जो नेता होगा वही इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। और इसी परंपरा के अनुसार जो है 1967 में पहली बार मीनू मसानी को, किनको? मीनू मसानी को जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया था। और इस लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को कहते हैं। और इस लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो कैग का आपने नाम सुना होगा। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो एक वार्षिक रिपोर्ट जो है देती है। उस वार्षिक रिपोर्ट की जांच करने का काम कौन करता है? तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी करता है। और इसके उपरांत जो है राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है। तो ये कुछ जो है लोक लेखा समिति के बारे में है। वहीं हम प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन किससे है? प्राक्कलन समिति से है। और प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है जॉन मथाई, जो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, उनकी सिफारिश पर 1950 में जो है गठित किया गया है। 1950 में गठित किया गया है। और इसमें सदस्य, जो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ये हमेशा पूछता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य जो हैं कहाँ से होते हैं? तो केवल लोकसभा से होते हैं। केवल लोकसभा से, ये आप बार बार याद रखिएगा, केवल लोकसभा से होते हैं, वो भी 30 सदस्य होते हैं। और इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। और इस प्राक्कलन समिति को सबसे बड़ी संसदीय समिति कहा जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति इस प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? ऑप्शन में रहता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम वाली समिति, या फिर कोई और एक ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसके सदस्य भी जो है कोई मंत्री नहीं हो सकते हैं। और इस प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव जो है इनके सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के होते हैं और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं सत्तारूढ़ दल के होते हैं, यानी उसकी भी सरकार होती है उससे संबंधित होते हैं। और प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? तो इस प्राक्कलन समिति का कार्य है कि बजट में जो भी शामिल किया गया है तो उसके अनुमानों की जांच करना, और जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जो लोक व्यय किया जा रहा है कि किस योजना पर कितना खर्च किया जाएगा, तो इन सब चीज़ों का जो है एक तरह से अनुमान लगाना और कम खर्च किया जाए या खर्च में कटौती किया जाए ऐसा सुझाव देना। इसलिए इस प्राक्कलन समिति को सतत आर्थिक समिति भी कहते हैं, यानी कि कम से कम खर्च करने वाली समिति एक तरह से के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसे सतत आर्थिक समिति या मित व्ययता समिति भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सतत आर्थिक समिति या मित व्ययता समिति किस समिति को कहते हैं? तो प्राक्कलन समिति को कहते हैं, इसके कार्यों के चलते हैं।
एक समिति हम और पढ़ लेते हैं, सरकारी उपक्रमों वाली समिति। उस सरकारी उपक्रमों वाली समिति वे स्थायी समिति है और उसका जो है गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर 1964 में किया गया है। और इसके भी सदस्य जो है 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रमों वाली समिति के सदस्य भी कितने होते हैं? 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जिस प्रकार लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, उसी प्रकार जो है सरकारी उपक्रमों वाली समिति के भी सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि जो भी सरकारी उपक्रम, जो भी PSU है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, NTPC, BSNL, इन सब का जो लेखा ऑडिट है, उनका ऑडिट एवं रिपोर्ट ये सब देखना। और साथ ही साथ PSU पर जो कैग का रिपोर्ट होता है, उनके रिपोर्ट का परीक्षण करना भी सरकारी उपक्रमों की समिति का कार्य होता है। तो हमने 3 समिति प्रमुख रूप से पढ़ा, जो कि कैसी समिति है? स्थायी समिति। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल्स जो है बताई हूँ। 3 स्थायी समिति कौन कौन प्रमुख है? एक है प्राक्कलन समिति, जो क्वेश्चन पूछा, दूसरा लोक लेखा समिति और तीसरा जो है सरकारी उपक्रमों की समिति। यहाँ पर पूछा क्या था कि संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, तो कैसी समिति है? हमने डिटेल अभी जो पढ़ा, तो स्थायी समिति है। नेक्स्ट है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? वन नीति, वन संबंधी नीति 1952 में जो लाया गया था, तो उसमें संशोधन जो है 1988 में किया गया है। आगे है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व जो है रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो कहाँ के गवर्नर थे जो रामनाथ कोविंद थे? तो बिहार के गवर्नर, वो जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के गवर्नर रह चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछ रहा है किससे? आर्टिकल 32 से पूछ रहा है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये किसका पार्ट है? मौलिक अधिकार का पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो उसी आर्टिकल 32, 12 से 35 के बीच में क्या आता है? 32 आता है। तो इसी 32 आर्टिकल जो 32 है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसलिए इसकी आत्मा कहा है क्योंकि अगर 12 से 35 तक, यानी उस जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं संविधान द्वारा, वो अगर उसका जो है उल्लंघन किसी तरह किया जाता है, तो उसे लेकर के हम उसका हनन हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसे लेकर हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमें ये अधिकार जो है एक तरह से हमें दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का जो अधिकार है वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32। तो इस आर्टिकल 32 से ही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों को एक तरह से पुनः स्थापित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। तो वो रिट कौन कौन सा है? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ही, परमादेश है ही, उत्प्रेषण है ही, अधिकार परीक्षा है ही, और एक 5वां कौन सा है? 5वां प्रतिषेध है। 5वां रिट क्या है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है? तो 5वां जो है प्रतिषेध है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्टिकल 32, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है दोनों के द्वारा ये जारी किया जा सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण 4-5 के बारे में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में ले लिया गया है तो उसको निश्चित समय में जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, और साथ ही साथ कारण वहाँ पे एक तरह से प्रमाणित किया जाए, कारण बताया जाए, और जो भी प्रमाण है वहाँ प्रमाणित किया जाए कि उन्हें किस आधार पर जो है उन्हें बंदी बनाया गया है, ये है। और दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या होता है कि ये किसी सार्वजनिक जो अधिकारी हैं उनको जारी किया जाता है कि जब वो किसी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं तब उन्हें जो है उनके विरुद्ध जो है परमादेश जारी किया जाता है। ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, बल्कि सार्वजनिक अधिकारी के जो है विरुद्ध जारी किया जाता है कि आपने जो है, आपको ये काम करना था, आपने क्यों नहीं किया, आप अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किए, तो उसके लिए ये जारी किया जाता है परमादेश। वहीं प्रतिषेध जो है वो क्यों जारी किया जाता है? तो प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना।
प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। और ये किसी हाई कोर्ट या जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं या कोई अधिकरण है उसके विरुद्ध जारी किया जाता है, कि जब कोई अधीनस्थ कोर्ट या अधिकरण या हाई कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर के कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। तो इस तरह से प्रतिषेध केवल न्यायिक और जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। वहीं उत्प्रेषण, जो ये उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो ये भी हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट या जो ट्रिब्यूनल है उनके विरुद्ध ही जारी किया जाता है। इसलिए जारी किया जाता है कि बहुत सारा कोई लंबित मामला है तो उस लंबित मामला को आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दें, इसलिए जो है ये उत्प्रेषण जारी किया जाता है। 5वां क्या है? अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा जो है क्यों जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा इसलिए जारी किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जो कि उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके लिए वो अधिकृत नहीं है, फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो जो है उसके विरुद्ध क्या जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। और आप इस आर्टिकल 32 के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर जो है हाई कोर्ट के पास है। देखने में थोड़ा सा ये अजीब सा है, बट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। कैसे है? तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, उसका जब हनन होता है तभी वो रिट जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है उसके विरुद्ध तो रिट जारी कर ही सकती है। साथ ही साथ कोई विधिक या कोई कानूनी या कोई विधायी अधिकार उसका भी हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी जो है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। तो इस मामले में जो है रिट के मामले में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के मामले में जो है हाई कोर्ट के पास अधिक शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस यूपीएससी जो है पूछ भी चुका है, तो स्टेट पीसीएस में भी जो पूछे जाने की संभावना बनती है। क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 245 है। इसे हमने कल ही पढ़ा था कि राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो कितना सकता है? 250, लेकिन वर्तमान में है कितना? 245। और इस 245 में से भी जो है 233 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, स्टेट का, और 12 जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से 233 + 12 245 जो है वर्तमान में राज्यसभा का स्ट्रेंथ है। तो प्रभावी संख्या चूंकि पूछ रहा है, यानी वर्तमान में ही पूछ रहा है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 245 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो 117 का संबंध किससे है? तो वित्त विधेयक से है। आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक सामान्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। उस 4 में से आप याद रखेंगे कौन कौन सा विधेयक है। एक तो साधारण विधेयक, एक विधेयक साधारण विधेयक है, दूसरा धन विधेयक है, तीसरा आपका जो है वित्त विधेयक है, और चौथा जो है संविधान संशोधन विधेयक है। तो इस तरह से कुल 4 विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में, साधारण विधेयक के रूप में, धन विधेयक के रूप में, वित्त विधेयक के रूप में और संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। जिसमें धन विधेयक और वित्त विधेयक का जो है आर्टिकल पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धन विधेयक का जो वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 110 में है, और वहीं जो है वित्त विधेयक का वर्णन संविधान के आर्टिकल जो है कितने में है? 117 में है। तो इन दोनों का आर्टिकल जो है आप याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 108 में जो है क्या प्रोविज़न है? संयुक्त अधिवेशन का प्रोविज़न है कि यदि किसी मामले में जो है अंतर विरोध हो तो वहाँ पे जो है लोकसभा राज्यसभा जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कर सकती है। और ये संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। लेकिन ये संयुक्त अधिवेशन किस किस मामले में बुलाया जा सकता है? तो सिर्फ साधारण विधेयक और जो है वित्त विधेयक के मामले में बुलाया जा सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। वहीं जो ये ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ये कुछ जो है हमने विधेयक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो ये हमने कल भी पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू कब, कैसे, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। और ये लागू करने का आधार क्या है? तो लागू करने का 3 आधार है। पहला आधार क्या है? युद्ध,
पहला आधार है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, तो ये सशस्त्र विद्रोह जो था पहले नहीं था, पहले क्या था? आंतरिक अशांति जैसा शब्द था। ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये इसके स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है आंतरिक अशांति के स्थान पे कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। और अभी तक जो है आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत जो है कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है? तो 3 बार लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो 3 बार लागू किया गया है। कब कब लागू किया गया है? तो एक तो 1962 में लागू किया गया है। किस आधार पे? बाह्य आक्रमण के आधार पे। जब चीन का आक्रमण जो भारत पर किया गया तो बाह्य आक्रमण के आधार पर 1962 में लागू किया गया। दूसरा जो है 1971 में लागू किया गया, ये भी बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू किया गया जब पाकिस्तान के द्वारा जो है युद्ध छेड़ा गया था। वहीं 1975 में जो है आंतरिक अशांति के आधार पे लागू किया गया था। तो इस तरह से आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो कुल 3 बार लगाया गया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यहाँ राष्ट्रपति शासन पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति शासन जो है किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के तहत, 356 के तहत जो है जब राज्य में राज्यपाल को ऐसा मालूम हो जाए कि राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो गया है तो वो राष्ट्रपति को जो है सिफारिश कर सकता है। तो राष्ट्रपति इस आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा सकता है। तो आर्टिकल 356 के तहत जो है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 में जो है ऐसा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो अभी हमने जो पढ़ा आर्टिकल 352 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अगर उसमें लगाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की। अगर उद्घोषणा किया जाता है और उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए या फिर उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर ही जो है लोकसभा का विघटन हो जाए तो उस समय जब भी लोकसभा की प्रथम बैठक हो तो प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर जो है लोकसभा का अनुमोदन मिल जाना चाहिए, तभी ये जो आपातकाल है यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लागू रहेगा, प्रवर्तन में रहेगा। नहीं तो जो है आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रहेगा अगर 30 दिन के बाद जो है लोकसभा का अनुमोदन नहीं मिलता है। तो किसका अनुमोदन चाहिए होता है? तो लोकसभा का अनुमोदन चाहिए होता है आपातकाल को कंटिन्यू बने रहने के लिए, जो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो जो कैग है, कैग अपना रिपोर्ट देती है। 3 प्रकार का कैग रिपोर्ट देती है, एक विनियोग लेखा पर एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, फिर वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो जो ये रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट या उस प्रतिवेदन की जाँच कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। अभी हमने ऊपर जो 3 प्रकार की प्रमुख स्थायी समिति के बारे में पढ़ा, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों वाली समिति। तो जो कैग जो भी रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट का जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। तो अभी मैं याद रखने के लिए ऐसे याद रखी थी कि कैग के रिपोर्ट का जांच जो है पैक करती है, कैग के रिपोर्ट का जांच जो है पैक करती है, क्योंकि एक तरह से साउंड मैच करता है, इसका सी स्टार्ट होता है, इसका सी लास्ट होता है। तो कैग के रिपोर्ट का जांच पैक करती है। पैक मतलब क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। तो कैग के रिपोर्ट यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। हम कैग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैग क्या है। तो कैग का संविधान में जो वर्णन है आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक जो है कैग का वर्णन है, 148 से 151 तक। और इस कैग के जो प्रमुख होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इस कैग को हटाने की शक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसी के समान जो है इसको हटाने की प्रक्रिया होती है। और अभी हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार की लेखा परीक्षा ये करती है।
क्या है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद नंबर जो है 92 में वर्णित है कि अगर राज्यसभा का सभापति या जो भी उपसभापति हो उसको हटाया जा रहा हो और उसका संकल्प वहाँ पर विचाराधीन हो तब वो जो है वो पीठासीन नहीं होगा, यानी उसका अध्यक्ष जो है नहीं होगा। तो ये आर्टिकल नंबर जो है 92 में कहा गया है। नेक्स्ट क्या है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो विशेषित अधिकार, यानी विशेषित अधिकार वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि ये अमेरिका का राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि वीटो क्या होता है और राष्ट्रपति इसका जो है प्रयोग किस प्रकार करता है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल नंबर 111, आप इस आर्टिकल को भी याद रखेंगे। आर्टिकल 111 में जो है राष्ट्रपति को जो 3 प्रकार के वीटो की शक्ति दी गई है। या हम यूँ कहें कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या होता है कि या तो उस विधेयक संसद जो पारित की है विधेयक, यानी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया, तो पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, क्योंकि सिग्नेचर के बाद ही वो विधेयक क्या बन पाता है, अधिनियम बन पाता है। तो जब उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए, तो पहला विकल्प है राष्ट्रपति के पास कि उस विधेयक को सुरक्षित रख ले। तो जब वो सुरक्षित रख लेता है राष्ट्रपति, तो वो विधेयक क्या है, अधिनियम नहीं बन पाता है। तो ये कंडीशन, जब कोई विधेयक को राष्ट्रपति जो है क्या कर ले, सुरक्षित रख ले, उसे जो है एक्ट ना बनने दे, तब इस वीटो को हम कहते हैं आत्यांतिक वीटो। उस वीटो को हम क्या कहते हैं, यही आत्यांतिक अधिकार या आत्यांतिक वीटो कहते हैं। और दूसरा क्या है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति जो है उसे पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति के द्वारा उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाए कि आप जो है पुनर्विचार कीजिए इस विधेयक पर, तो उस विधेयक को हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो इसलिए कहते हैं कि इस पुनर्विचार वाले विधेयक को जो है समाप्त करने का अधिकार संसद को है। संसद जब उस विधेयक जब पुनर्विचार के लिए संसद को पुनः लौटा देती है राष्ट्रपति, तो संसद क्या करती है, साधारण बहुमत से उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है। जब साधारण बहुमत से उस विधेयक को पुनः पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी होता है। वह फिर जो है उस विधेयक को लौटा नहीं सकता है। और ये प्रोविज़न किस विधेयक से किस अधिनियम से किया गया है, तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजती है और संसद उसे बहुमत से, साधारण बहुमत से पास करके पुनः राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति जो है बाध्य है उस पर सिग्नेचर के लिए। इसीलिए राष्ट्रपति के इस वीटो का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। राष्ट्रपति के इस पावर का निलंबन हो जाता है, इसीलिए इसे हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तीसरा विकल्प होता है राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को लेकर के कि किसी प्रकार का वो निर्णय ना दे, यानी कि वो जो है किसी विधेयक को ना ही सुरक्षित रखे, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाए, बस पॉकेट में रख ले। इसीलिए इस वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो। तो जब वो कुछ ना कहे, चुपचाप रह जाए, पॉकेट में उस विधेयक को रख ले, तो उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। और इस पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है पहली बार 1968 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया था, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। एक क्वेश्चन आप और याद रखेंगे, जो ये निलंबनकारी वीटो है, ये निलंबनकारी वीटो में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा देता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो और आप याद रखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक में भी जो है वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से वीटो का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो साधारण विधेयक और किसमें, वित्त विधेयक में, जबकि संविधान संशोधन विधेयक और जो है धन विधेयक में वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। और वीटो का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल नंबर हमने कहाँ पढ़ा, 111 में। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि जिस तरह से आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो का पावर है 111 में, उसी प्रकार जो है राज्य में आर्टिकल नंबर
200 के तहत जो है राज्यपाल को वीटो का पावर है। राज्यपाल के पास भी 3 नहीं 4 ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास 3 ही ऑप्शन था, एक आत्यांतिक का, निलंबनकारी का और पॉकेट वीटो का, लेकिन राज्यपाल के पास 4 प्रकार का अधिकार होता है। पहला तो ऑप्शन है कि वो किसी विधेयक को स्वीकृति दे दे, दूसरा है कि वो स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, तीसरा है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे जैसे यहाँ पर था और चौथा ऑप्शन राज्यपाल के पास यह होता है कि वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले। तो राज्यपाल के पास जो है 4 तरह के यहाँ पावर है। वहीं आर्टिकल 200 हमने पढ़ा कि आर्टिकल 200 जो है किसके तहत आता है, राज्यपाल के वीटो के पावर के तहत आता है। वहीं आर्टिकल 201 जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक आर्टिकल और पढ़ लें, आर्टिकल 201 जो हमने पढ़ा कि आर्टिकल 200 में चौथा पावर क्या है कि राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले। तो जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है राज्यपाल, तो फिर राष्ट्रपति को 201 के तहत जो है फिर 3 प्रकार के विकल्प होते हैं कि पहला तो वो उस विधेयक को स्वीकृति दे दे, दूसरा है कि उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले और तीसरा है कि वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर ले। तो इस तरह से हमने वीटो के संबंध में 3 आर्टिकल को पढ़ा संविधान का कौन कौन अनुच्छेद जो है वीटो से संबंधित है। और संविधान का अनुच्छेद नंबर 111, अनुच्छेद नंबर 200 और अनुच्छेद नंबर जो है 201। क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग नहीं करता है, तो विशेषित अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। चूँकि यहाँ आर्टिकल 111 में जो है 3 ही प्रकार के वीटो का प्रावधान किया गया है, आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक अधिकार या निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। तो 3 ही वीटो है आर्टिकल 111 में, चौथा वीटो नहीं है। तो यहाँ किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है, विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करता है, ये अमेरिका में किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि जो भी डीपीएसपी है, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है संविधान के, और आर्टिकल नंबर क्या है 36 से 51 तक में है। तो 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वहीं 37 में, आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि राज्य के शासन में जो है डीपीएसपी मूलभूत है, यानी डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी कहा गया है आर्टिकल 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51 में, तो वो राज्य के शासन में मूलभूत हैं, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय को जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी ये लागू किया ही जाए, इसे लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। तो ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है। ये आर्टिकल किस में कहा गया है, 37 में कहा गया है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, समय बहुत हो गया है। अब हम 86 नंबर क्वेश्चन से जो है अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।